हाय, अब तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। दादी छोड़ दो मेरी माँ को, आप मेरी माँ को क्यों मार रही हो? तू बीच में आएगी तो तुझे भी मारूंगी। चल हट जा यहाँ से। मटका तोड़ दिया इसने, अब इसका खर्चा कौन देगा? तेरा बाप। सलोनी बेटा तू चुप रह, गलती मेरी है, मेरे हाथ से वो मटका छूट गया और गिरकर टूट गया। माँ मटका ही टूटा है ना, उस मिट्टी के मटके के लिए दादी आपको छड़ी से मार रही हैं। छड़ी मारूं या लाठी? तू कौन होती है मुझे पूछने वाली? अरे ये कलमू ही जब से घर में आई है बस नुकसान ही कर रही है। पता नहीं ऐसी कैसी मेरी फूटी किस्मत जो इस काले रंग की बदसूरत लड़की से शादी करनी पड़ी मेरे शेखर को। मैंने तो सोचा था मेरी बहू गोरी और बहुत सुंदर होगी, पूरा मोहल्ला मेरी बहू को देखते ही उसकी तारीफ करते नहीं थकेगा। पर इस बदसूरत से शादी हो गई और पूरे मोहल्ले ने मेरे मुंह पर थूकी। माना माझी कि मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, पर फिर आपने मुझसे रिश्ता ही क्यों किया? अरे मेरे पति ने मरने से पहले तुम्हारे बाप से वादा किया था, दोनों बचपन के दोस्त थे, इसलिए तुमसे मेरे बेटे को शादी करनी पड़ी। वो तो मर गए लेकिन तुम्हें मेरे पल्ले बांध गए। मटका तोड़ा है ना तुमने, तुम्हें सजा तो मिलकर रहेगी। 5 साल की सलोनी अपनी माँ को अपनी ही दादी से मिलने वाली मार को सहते हुए देख रही थी। भारती उसकी बहू शारदा को छड़ी से पीट रही थी। शारदा जो भारती के स्वर्गवासी पति के दोस्त की बेटी थी, जन्म से ही बदसूरत, काला रंग, घुंघराले छोटे बाल, बैठी नाक और बड़ी बड़ी आँखें। शारदा बदसूरत थी लेकिन बहुत कोमल स्वभाव की थी। घर के सभी काम बड़ी ही शिद्दत से करती थी, हर काम में माहिर थी। लेकिन भारती को उसके गुण नहीं, सिर्फ उसका रंग दिखाई देता था। उसके बेटे शेखर की भी वैसी ही हालत थी। उसने अपने मरे हुए पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए शारदा से शादी की थी और वो ऐसे रौब में रहता था कि जैसे उसने शारदा से शादी करके बहुत बड़ा उपकार किया हो। भारती शारदा को मार रही थी और तभी शेखर आया। पापा पापा, दादी को कहो ना माँ को मत मारे। देखो ना दादी कब से माँ को मार रही है। कितनी बार तुझे कहा है कि मेरे पास मत आओ। पता है ना कि मुझे बेटियों से नफरत है। मैंने तो सोचा था कि ये बदसूरत बाकी कुछ नहीं तो मुझे एक बेटा तो देगी, लेकिन नहीं, इससे ये भी नहीं हुआ। इसने तो बेटी को जन्म दे दिया। और नहीं तो क्या, मैं भी कब से पोते की आस लगाए हुए बैठी हूँ, पर यह कलमू ही है कि बेटे का मुंह नहीं दिखा रही है। पिताजी ने मरते हुए मुझसे वचन लिया था, इसलिए, नहीं तो तुमसे कभी शादी नहीं करता। शारदा अब जाओ खाना बनाओ। शेखर शारदा से पूछता भी नहीं कि भारती उसे क्यों मार रही थी। उसने सच में गलती की थी या नहीं। शेखर को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि शारदा के साथ क्या हो रहा है। सलोनी के जन्म के बाद तो शेखर शारदा से जरूरत पड़ने पर ही बात करता था। ऐसे ही एक दिन शेखर को एक शादी में जाना था। शारदा भी तैयार हो गई। तुम कहाँ जा रही है बंठन के? मैं आपके साथ शादी में आ रही हूँ। तुम्हें किसने कहा मेरे साथ चलने को? मेरे दोस्त की शादी है, वहाँ गांव के बड़े बड़े लोग आएंगे। चेहरा देखा है अपना? मैं वहाँ तुम्हें ले जाकर अपना मजाक नहीं बनाना चाहता। जाओ, मेरे साथ कहीं आने की जरूरत नहीं है। शेखर गुस्से से कहकर आगे चला गया। शारदा को बहुत बुरा लगा, पर वो चुप रही। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। शेखर और भारती दोनों हर बार शारदा को ताना मारते रहते, एक मौका नहीं छोड़ते थे, पर शारदा शांत रहकर सब सहती रहती थी। छोटी सी सलोनी को अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत दुख होता। एक बार भारती की एक सहेली विमला उसके घर आई। अरे भारती, तुम्हें निमंत्रण देने आई हूँ। किस बात का निमंत्रण विमला? अरे मेरे बेटे की शादी है, उसका निमंत्रण। विमला के बेटे की शादी है, ये सुनकर भारती चौंक गई, क्योंकि उसके बेटे की शादी पहले हो चुकी थी। अरे
लेकिन तुम्हारे बेटे विजय की शादी तो हो गई है, फिर ये। हाँ हाँ हो गई है, पर शादी के इतने साल बाद भी बहू को बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए अब मैं अपने विजय की दूसरी शादी करवा रही हूँ। दूसरी बहू तो हमारे घर को वारिस देगी। क्या? अगर विजय की दूसरी शादी हो गई तो फिर पहली बहू का क्या? अरे उसका क्या पड़ी रहेगी, किसी कोने में, घर को वारिस ना दे पाए ऐसी बहू का क्या फायदा। विजय की दूसरी शादी तो होकर रहेगी। विमला भारती को शादी का निमंत्रण देकर चली गई। 1 साल बीत गया और विमला फिर एक बार भारती से मिलने आई। इस बार वो मिठाई के साथ आई। अरे आओ आओ विमला, पूरे 1 साल के बाद आ रही हो तुम। हाँ हाँ, अब समय कहाँ मिलता है। मेरी नई बहू ने मुझे खुशखबरी जो दी है। कैसी खुशखबरी विमला? अरे मैं दादी बन गई हूँ, ये लो मिठाई खाओ। मेरी नई बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है। क्या? सच में? अरे अभी तो उनकी शादी हुई थी। हाँ, अभी 1 साल पहले शादी हुई थी और देखो कितनी जल्दी मेरी बहू ने मेरी गोद को पोते से भर दिया है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। पहली बहू से ना सही, लेकिन दूसरी बहू से तो मुझे दादी बनने का सुख मिल ही गया। मेरी नई बहू तो जैसे हमारे घर के लिए खुशियाँ भरा वरदान लाई है। जब से घर में आई है तब से सब अच्छा हो रहा है। दोनों बातें कर रही थीं, तभी शारदा चाय नाश्ता लेकर आई। उसे देखकर, भारती, तुम्हारी बहू की भी शादी को बहुत साल हो गए हैं। अभी तक इसे बेटा नहीं हुआ है। अरे कहाँ हुआ है बेटा, इसने एक बेटी को जन्म दिया है। उसके बाद भी इतने साल राह देख रही हूँ कि कब मेरे पोते की किलकारी मेरे आंगन में गूंजेगी, लेकिन इस कलमुही से तो मुझे अब उम्मीद ही नहीं बची है। भारती की ये बातें सुनकर शारदा को बहुत बुरा लगा और वो अंदर चली गई। अरे भारती, अगर तुम्हें शारदा से उम्मीद नहीं है तो तुम दूसरी बहू ले आओ। हाँ, जिस तरह से मेरी दूसरी बहू ने मुझे 1 साल में ही पोते का मुंह दिखा दिया, वैसे ही तुम्हें भी वो खुशी मिल जाएगी। जल्दी शेखर की दूसरी शादी करवा दो। क्या? शेखर की दूसरी शादी? अरे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। अगर शारदा उसे बेटे का सुख नहीं दे पा रही है तो क्या वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं तो कहती हूँ कि इस बार एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की देखकर शेखर की शादी करवाओ। वो तो ठीक है, पर फिर इस शारदा और उसकी बेटी, इन्हें कहाँ छोड़ूं? छोड़ने की क्या जरूरत है। अरे तुम्हें घर में काम करने के लिए बहू तो चाहिए ना। नई बहू तुम्हें पोते का सुख देगी और ये काली बहू घर के सारे काम करेगी। समझ गई? अब भारती को विमला की बात समझ आती है। विमला भारती के मन में शेखर की दूसरी शादी का बीज छोड़कर चली जाती है। और अब भारती दिन रात यही बात सोचने लगती है। एक दिन, माँ, कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम किसी बात को लेकर परेशान हो। हर बार कुछ ना कुछ सोचती रहती हो। क्या हुआ है? क्या बताऊं बेटा, बूढ़ी हो गई हूँ। मरने से पहले अपने पोते का मुंह देखना चाहती हूँ, पर ये कलमुही शारदा, ये तो मुझे पोता दे ही नहीं रही है। इसलिए मैं सोच रही थी कि तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूं। क्या मेरी दूसरी शादी? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर लड़की ढूंढूंगी जो 1 साल में मेरे पोते को जन्म दे। तुम्हें मेरी सहेली याद है ना विमला? उसने भी अपने बेटे की दूसरी शादी करवाई। उसकी पहली पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था इसलिए, और अब देखो वो कितनी खुश है। शादी के 1 साल पूरे होते ही नई बहू ने उसे पोते का मुंह दिखा दिया। अरे वो तो अपनी नई बहू पर जान छिड़कती है। वो सब तो ठीक है माँ, पर शारदा और सलोनी, उनका क्या? उनका क्या रे? हम उन्हें घर से बाहर नहीं करेंगे, वो दोनों भी यहीं रहेंगी। तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो। देखो मैं कैसे चांद जैसी सुंदर लड़की लेकर आती हूँ। भारती शेखर की दूसरी शादी करवा रही है। ये सुनकर शारदा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो भारती के पास आती है और, माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? इनकी दूसरी शादी?
माँ सही तो कह रही है, तुम मुझे बेटा नहीं दे पा रही हो। इतनी बदसूरत हो, मैंने दूसरी शादी कर ली तो क्या हो जाएगा। पर ये तो सोचिए कि आपकी दूसरी शादी के बाद मैं और सलोनी कहाँ जाएंगे। मेरी तो मायके में भी कोई नहीं है, ये घर ही मेरा सहारा है। मेरे बारे में ना सही, हमारी बेटी के बारे में तो सोचिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए। हम तुम्हें घर से नहीं निकाल रहे हैं, तुम इसी घर में रहकर घर के सब काम करोगी, पर शेखर की दूसरी शादी तो होकर रहेगी, ये तय है। सलोनी अब 6 साल की हो गई है। इतने सालों में अगर तुम्हें बेटा होना होता तो अब तक हो जाता। इसलिए अब शेखर की नई पत्नी आएगी और वही हमें वो सारे सुख देगी जो तुम नहीं दे सकी। भारती अपना फैसला सुना देती है। शारदा आंसू भरी आंखों से शेखर की तरफ देखती है, लेकिन वो भी उससे मुंह फेर लेता है। शारदा समझ जाती है कि अब उस घर में उसे नौकरानी बनकर बाकी की जिंदगी जीनी पड़ेगी, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। कुछ दिनों के बाद भारती शेखर की शादी एक सुंदर लड़की रूपा से करवाती है। शेखर की दूसरी शादी के बाद ही शारदा और सलोनी की जिंदगी बदल जाती है। अरे शारदा, देख क्या रही हो? नई बहू का स्वागत करके उसका गृह प्रवेश करो। भारती की बात सुनकर शारदा चुपचाप गृह प्रवेश की तैयारी करने लगी। उसके मन में बहुत सारा दुख और आंखों में आंसू थे, पर शेखर और भारती को उसके दुख से कोई लेना देना नहीं था। शारदा को देखकर, ये कौन है? ये मेरी पहली पत्नी है शारदा। अच्छा, तो ये है वो। आप समझ आया कि आपने मुझ जैसी सुंदर लड़की से शादी क्यों की। इन्हें देखकर साफ साफ पता चल रहा है। तुम्हारा स्वागत है रूपा, आओ। तुम मुझे अपने ही घर में आने को कह रही हो। मैं अब शेखर की पत्नी हूँ, मुझे तो पूरा हक है। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पहले ही दिन रूपा शारदा का अपमान करती है। रूपा की सुंदरता और उसका घमंड देखकर शारदा को चिंता होने लगी कि अब उसके साथ क्या क्या होने वाला है। भारती तो रूपा को देखकर फूले नहीं समा रही थी। मोहल्ले वाली औरतों को बुलाकर वो अपनी बहू की पहचान कराने लगी। सभी औरतें भी रूपा की सुंदरता की तारीफ करने लगी। विमला भी आती है और अरे वाह भारती, कितनी सुंदर है तुम्हारी नई बहू। इसे कहते हैं सुंदरता। वाह वाह रूपा, रूपा बहू, तुम्हारी सुंदरता देखकर आंखों को ठंडक मिल गई। मेरी बहू भी तुम्हारी तरह ही सुंदर है। हाँ, रूपा सच में बहुत खूबसूरत है। कहना तो नहीं चाहिए, पर कहे बिना रह भी नहीं सकती हूँ भारती। शेखर की शादी पहले ही रूपा से हो जानी चाहिए थी। हाँ, पर अब हमारे भाग्य में पहले कलमोही बहू लिखी थी, तो क्या कर सकते हैं। पर देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही, लेकिन आखिरकार चांद का टुकड़ा आ ही गया मेरे घर। हाँ, सही कह रही हो। अब देखना, जल्द ही तुम्हारे घर में पोते की किलकारी गूंजेगी। उन दोनों की बातें रूपा ध्यान से सुन रही थी। वो समझ गई कि इस घर में शारदा की क्या कीमत है। उसने विमला से कहा, आप सही कह रही हैं विमला मासी, मैं इस घर में सुख देने के लिए आई हूँ। आप देखिए, आपकी सहेली को मैं कितना खुश रखती हूँ। मैं इन्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। आज तक माँ जी ने सुख के लिए बहुत इंतजार किया है, पर अब नहीं, अब इन्हें सुख ही सुख मिलेगा। रूपा अपनी मीठी बातों से भारती का मन अपनी तरफ कर लेती है। शारदा घर का सब काम करते हुए रूपा और शेखर को पास आते हुए देखती रहती है। उसे बहुत दुख होता है। एक दिन, माँ, मुझे दूध पीना है। हाँ बेटा, थोड़ी देर रुको, मैं अभी काम कर रही हूँ, बाद में दे देती हूँ। माँ अभी दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, मैं अभी बर्तन मांज रही हूँ, बस ये काम हो जाए फिर देती हूँ। मैं छोटी माँ से कहती हूँ, वो मुझे दूध देंगी। हाँ ठीक है, तुम जाकर अपनी छोटी माँ से मांगो। सलोनी रूपा के पास आती है। रूपा उस समय अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। छोटी माँ, मुझे दूध चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे सलोनी, ये देखो, अभी तो मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, मैं नहीं दे सकती, तुम्हारी माँ को कहो।
माँ काम कर रही हैं और मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं आपके पास आई थी। पर अब तो मैं भी नहीं दे सकती। जाओ, बाद में शारदा तुम्हें दे देगी। सलोनी मायूस होकर शारदा के पास आई और चुपचाप बैठ गई। क्या हुआ, पी लिया दूध? नहीं माँ, छोटी माँ हाथों में मेहंदी लगवा रही हैं, उन्होंने नहीं दिया दूध। ठीक है, बस थोड़ी देर में मैं देती हूँ तुम्हें दूध। उधर कमरे में रूपा। बढ़िया है दूध मांगने। मैं भी देखती हूँ कैसे ये कलमोही की बेटी दूध पीती है। और इसे दूध देकर मैं इसका रूप नहीं खिलने दूंगी। इस घर में सबसे सुंदर मैं हूँ और मेरे होने वाले बच्चे सुंदर होंगे। ये सलोनी अगर रोज दूध पी लेगी तो इसका रंग भी साफ हो जाएगा। शेखर जी और माँ जी तो मेरी मीठी बातों में फंस गए हैं, पर उस शारदा और सलोनी का कुछ करना पड़ेगा। वो दोनों हमेशा के लिए इस घर से चली जाएं, ऐसा कुछ करना चाहिए। कुछ देर के बाद रूपा रसोई घर में गई और सारे दूध की खीर बना ली। शाम को शेखर खेत से लौट आता है, तब रूपा उसे और भारती को खीर देती है। दोनों उसकी खीर की तारीफ करते हैं। उधर शारदा सलोनी के लिए दूध लेने जाती है, तब देखती है कि सारा दूध खत्म हो गया है। वो एक बर्तन में खीर देखती है और बाहर आकर, रूपा, तुमने सारे दूध की खीर बना दी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मुझे सलोनी को दूध पिलाना था, पर तुमने सारे दूध की खीर बना दी। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे, मुझे सलोनी को दूध पिलाना था। कब से वो दूध मांग रही है। तुम्हारे पास भी आई थी वो, लेकिन तुमने दूध नहीं दिया। हाँ, आई तो थी, पर उस समय ना मैं अपने हाथों में मेहंदी लगा रही थी। मुझे लगा कि आपने उसे दूध पिला दिया होगा। मैं तो काम कर रही थी, तुम्हें थोड़ा तो दूध बचा लेना चाहिए था ना। पता है ना, घर में छोटी बच्ची है। आज पहली बार शारदा इतने गुस्से से बात कर रही थी। सलोनी को दूध नहीं मिला, ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ। अरे, तुम बेचारी रूपा को क्यों दोष दे रही हो? उसे क्या पता कि तुम्हारी बेटी ने दूध नहीं पिया है। उसने तो अपने पति के लिए इतनी अच्छी खीर बनाई है और तुम उसे ही सुना रही हो। मैं सुना नहीं रही हूँ माँ जी, पर इसे भी तो सोचना चाहिए। आप तो हमेशा इसी की तरफदारी करती हैं। मैं जानती हूँ कि मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, इसीलिए मेरी इस घर में कोई कीमत नहीं है। पर मेरी बेटी को ये भूखा क्यों रख रही है? शारदा की ये बात सुनकर रूपा रोने का नाटक करने लगी, उसे रोता हुआ देखकर। शारदा, तुम क्यों रूपा को रुला रही हो? ये सुंदर इसलिए तुम जलती हो उससे? तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए तुम ये सब कर रही हो ना? सही कह रहे हो बेटा, यही बात है। आज ये इतना गुस्सा कर रही है, पता नहीं आगे जाकर क्या कर दे। मुझे भी अब इनसे डर लग रहा है माँ जी। मैंने तो बस दूध की खीर बनाई थी और इसने इतना गुस्सा कर दिया। मैं तो इनसे कभी मुंह उठाकर बात भी नहीं करती, और फिर भी रूपा फिर से रोने लगी, ये देखकर। शेखर, इस कलमोही को कोई सजा तो देनी पड़ेगी। इसने रूपा को रुलाया है। हाँ माँ, पर इसे क्या सजा दें? इसे मारपीट की अब आदत हो गई है, इसका उस पर कोई असर नहीं होता। एक काम करते हैं, इसे घर से निकाल देते हैं। नहीं माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे घर से मत निकालिए। मैं रूपा से माफी मांगती हूँ। नहीं, अब तुम्हें सजा तो मिलेगी। निकल जाओ इस घर से और अपने साथ अपनी बेटी को भी ले जाओ। रूपा, नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। शारदा गिड़गिड़ाने लगी, ये देखकर। माँ जी, इसे घर से मत निकालिए। तुम इसकी तरफदारी मत करो रूपा, इसने तुम्हें रुलाया है, मैं इसे माफ नहीं कर सकता। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। हम एक काम करती हैं, क्यों ना हम शारदा और सलोनी को तबेले में रहने के लिए भेज दें। इससे वो घर के पास भी रहेंगी और सुरक्षित भी। वो घर के सारे काम भी कर पाएंगे और इनके खाने पीने की कोई समस्या भी नहीं होगी। भारती और शेखर को रूपा की ये बात सही लगी। शारदा समझ जाती है कि ये रूपा की उसे घर से दूर करने की चाल है, पर वो बेचारी
कुछ नहीं कह सकी। शारदा और सलोनी दोनों तबेले में रहने आ गई। सलोनी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उन्हें घर से क्यों निकाल रहे हैं, पर शारदा उसे कुछ बहाना बताकर चुप करा देती है। अब शारदा तबेले में रहते हुए घर के सारे काम करती है और उसके बदले उसे 2 समय की रोटी मिलती है। वही रूपा रानी बनकर रह रही थी। एक दिन, ए कलमुही, जा जंगल में जाकर लकड़ी तोड़ कर ले आ। जी माँ जी। शारदा सलोनी को लेकर जंगल लकड़ी तोड़ने के लिए गई। वो जब लकड़ी तोड़कर लौट रही थी, तभी उसे एक साधु बेहोश पड़े हुए दिखाई दिए। अरे, ये साधु बाबा को क्या हुआ? ये ऐसी जमीन पर बेहोश होकर कैसे गिरे हैं? मुझे कुछ करना चाहिए। सलोनी, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। शारदा नदी से पानी लेकर आई और साधु बाबा के चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगी। साधु बाबा होश में आ गए। शारदा साधु को पानी पिलाती है। तुम्हारा कल्याण हो बेटी। आज पता नहीं तुम समय पर नहीं आती तो मैं कब तक यहाँ पड़ा रहता। नहीं साधु बाबा, आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है, पर आप बेहोश कैसे हो गई थी? मैं कुछ दिनों से तपस्या कर रहा था और भूखे रहने की वजह से मैं बेहोश हो गया था। आप यहीं बैठिए साधु बाबा, मैं अभी आती हूँ। फिर शारदा जंगल से कुछ कंदमूल तोड़कर ले आती है। फिर उन्हें आग में पकाकर साधु को खिलाती है। साधु बाबा को अब बहुत अच्छा लगने लगा। साधु बाबा से मिलकर शारदा को बहुत शांति महसूस हुई। वो सोचती है कि अब उसे वहीं रहना चाहिए। शारदा अब वहीं साधु बाबा के आश्रम में रहकर उनकी सेवा करने लगी। कुछ दिन बीत गए। उधर घर पर, अरे रूपा बहू, जरा चाय तो ले आओ। अरे, ये बुढ़िया तो मुझे बार बार काम बताती रहती है। पता नहीं वो कलमोही शारदा कहाँ गायब हो गई है। लकड़ी तोड़ने जा रही हूँ कहकर गई थी, अभी तक नहीं लौटी है। पता नहीं उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया या कहीं खाई में गिरकर मर गई है। हे भगवान, उसका जो हुआ वो हुआ, पर यहाँ ये बुढ़िया मुझे तंग कर रही है। वो शारदा थी तो घर के सब काम करती थी, पर अब सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है। मैंने तो सोचा था कि मैं यहाँ रानी बनकर राज करूंगी, पर अब तो मैं नौकरानी बन गई हूँ। रूपा, कहाँ है चाय? चल रूपा, अब अच्छी बहू बनने का नाटक शुरू कर। रूपा चाय लेकर भारती के पास आई। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। वो क्या है ना, आपको अदरक वाली चाय, ज्यादा उबली हुई चाय अच्छी लगती है ना, वही बना रही थी। वैसे माँ जी, उस शारदा के बारे में कुछ पता चला? अरे नहीं, पता नहीं कलमुही कहाँ गई है, पर हमें क्या, हम तो उसे वैसे भी घर से निकालना चाहते थे। अच्छा हुआ खुद ही चली गई। चलो अब तुम शाम के खाने की तैयारी करो, और हाँ, आज भी वैसी ही खीर बनाना जैसे उस दिन बनाई थी। बहुत बढ़िया बनी थी। भारती की ये बात सुनकर रूपा मुंह बनाकर चली गई। कुछ दिन बीत गए और अब रूपा अच्छी बहू बनने का नाटक करके थक गई थी और अपनी असलियत पर उतर आई थी। अब वो घर के काम करना छोड़कर आराम करने लगी। एक दिन, अरे बहू, आज मेरी सहेली बिमला और उसकी बहू खाने पर आने वाली है, तो कुछ अच्छा खाना बनाओ। माँ जी, मुझसे नहीं होगा खाना बनाना। इतने दिनों से काम करके मैं थक गई हूँ। मैं आपकी वो वाली काली बहू शारदा नहीं हूँ जो आपका घर काम बिना कुछ कहे करे। घर के सब काम करो, गाय को घास खिलाओ, उसका गोबर उठाओ, ये सब उस काली शारदा के काम है। वो तो गाय के साथ तपेली में रह गई थी, पर मैं ये सब काम करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। हाँ। रूपा का ये रूप देखकर भारती देखती ही रह गई। उधर जंगल में शारदा और सलोनी बाबा के आश्रम में अपने दिन बिता रहे थे। एक दिन साधु ने शारदा से पूछा, बेटी, तुम इतने दिनों से यहाँ रह रही हो, तुम्हें घर नहीं जाना? तुम्हारे घर वाले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। शारदा की आंखें भर आईं और
नहीं बाबा, मेरे घर में मेरी राह कोई नहीं देखेगा, वहाँ कोई मुझे पसंद भी नहीं करता है। दादी मेरी माँ को मारती है और पिताजी भी उसे भला बुरा कहते हैं, और छोटी माँ तो बार बार माँ को काली काली कहती रहती हैं। साधु समझ गए कि शारदा के साथ उसके ससुराल वाले बुरा बर्ताव करते हैं। शारदा उन्हें सब सच बता देती है। तब बेटी, तुम्हारे इस रूप की वजह से तुम्हारा पति और सास तुमसे बुरा बर्ताव करते हैं। मेरे पास तुम्हारी समस्या का उपाय है। तुमने इतने दिनों तक मेरी सेवा की है, इसलिए मैं एक वरदान भी दूंगा जिससे तुम पुत्र की प्राप्ति कर सकोगी। पहले तुम दिव्य झरने से जाकर स्नान कर लो। दिव्य झरने में स्नान? मैं समझी नहीं बाबा। इस जंगल में एक झरना है, उस झरने में स्नान करने के बाद तुम रूपवती बन जाओगी। तुम्हें ऐसा सौंदर्य प्राप्त हो जाएगा कि तुम्हारा पति तुम्हें देखकर तुमसे प्रेम करने लगेगा। पर ध्यान रहे, तुम्हें स्नान सूर्यास्त होने से पहले करना है, नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। साधु की बात सुनकर शारदा उस झरने की तरफ जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक खरगोश दिखाई देता है, जिसके पीछे एक लोमड़ी पड़ी थी। खरगोश डर के मारे भाग रहा था। ये देखकर, अरे इस खरगोश के पीछे तो लोमड़ी पड़ी है, इसे बचाना चाहिए। पर अगर इसे बचाने में समय चला गया तो सूर्यास्त हो जाएगा। क्या करूं? नहीं, मैं रूपवान नहीं बनी तो ठीक है, पर इस खरगोश को मैं बचाऊंगी। शारदा उस लोमड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई और नीचे पड़े हुए पत्थर उठाकर लोमड़ी को मारने लगी। कुछ देर के बाद लोमड़ी वहाँ से भाग गई। खरगोश अचानक साधु में बदल गया। साधु बाबा, आप? हाँ बेटी, मैंने खरगोश का रूप लिया था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ, परंतु तुम इस वरदान के योग्य हो या नहीं, ये देखने के लिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। अब तुम जाओ और स्नान करके आओ। शारदा जाकर उस झरने में स्नान करती है। झरने का पानी सोने की तरह चमक रहा था। शारदा उस झरने के पानी में स्नान करती है और जब बाहर आती है तब वो अपने आप को पहचान नहीं पाती। शारदा किसी अप्सरा की तरह सुंदर लग रही थी। शारदा आश्रम में आती है। सलोनी भी अपनी सुंदर माँ को देखकर खुश हो जाती है। साधु बाबा शारदा को वरदान देते हैं कि वो एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म देगी। बेटी, अब तुम अपने घर जाओ। मेरा आशीर्वाद है कि आज से तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख होगा। शारदा साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर गई। शारदा की सुंदरता को देखकर शेखर उसके पास खिंचा चला आया और ये देखकर रूपा जलने लगी। शारदा, तुम इतनी सुंदर कैसे बन गई? तुम तो रूपा से भी सुंदर बन गई हो। एक साधु बाबा के वरदान से मुझे ये रूप मिला है। मैंने कुछ दिन उनकी सेवा की थी। उन्होंने मुझे बेटा होने का वरदान भी दिया है। अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं, अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। हाँ हाँ, हमारे घर चलो। सलोनी, चलो चलो मेरी बेटी। शेखर बड़े ही प्यार से सलोनी का हाथ पकड़ता है। शारदा पूछती है, माँ जी कहाँ हैं? माँ कुछ दिनों पहले सीढ़ियों से गिर गई थी। उनके पैर में मोच आ गई। वो आराम कर रही हैं। शारदा पूरे घर को देखती है। घर का बहुत बुरा हाल था। रूपा ने घर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा था। शारदा पूरे घर को साफ करती है, खाना बनाती है और फिर खाने की थाली लेकर भारती के पास आती है। माँ जी, ये लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। शारदा का ये बदला हुआ सुंदर रूप देखकर भारती खुश हो जाती है। शारदा अपने हाथों से भारती को खाना खिलाती है, फिर उसके पैरों में मालिश करती है। पहले जो हुआ था वो सब भुलाकर शारदा सेवा कर रही है। ये देखकर भारती को उसकी भूल समझ आती है। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। तुम सच में बहुत अच्छी हो, पर हमने तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारा चेहरा देखकर तुमसे बुरा बर्ताव किया। मुझे अपने किए पर बहुत शर्म आ रही है। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। आप तो मेरी माँ हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। भारती
जो पहले सलोनी को भी अपने से दूर रखती थी, वो उसे भी अपने पास बैठाकर प्यार करने लगी। शारदा की मालिश की वजह से भारती का पैर कुछ ही दिनों में ठीक हो गया और वो चलने फिरने लगी। अब शेखर और शारदा की नजदीकियां बढ़ने लगी। ये देखकर रूपा को बहुत गुस्सा आया। ये शारदा सुंदर बनकर वापस आई है, तब से शेखर जी और ये बुढ़िया इसके ही आगे पीछे कर रही हैं। इसका अब कुछ करना होगा, कल सुबह देखती हूँ इसे। अगली सुबह शारदा गाय को चारा खिला रही थी, तब रूपा हाथ में चाकू लेकर उसके पास आई। आज इसे खत्म करके रहूंगी, ऐसा सोचकर रूपा ने चाकू पकड़ा हुआ था, लेकिन तभी शारदा की गाय बीच में आ गई और रूपा को अपने सींग मारने लगी। रूपा जख्मी होकर नीचे गिर गई। सब देखते रह गए। शारदा भागकर रूपा के पास जाती है। रूपा, रूपा तुम ठीक हो ना? रूपा बेहोश हो गई थी। शेखर वैद्य जी को बुलाकर ले आया। वैद्य जी दवाई देते हैं और अगले कुछ दिनों तक शारदा रूपा की बहुत सेवा करती है। घर के सभी काम करते हुए बिना थके और चेहरे पर मुस्कान रखते हुए शारदा रूपा का ध्यान रख रही थी। ये सब देखकर रूपा का दिल पिघल गया और उसे भी शारदा के कोमल मन की सच्चाई पता चल गई। शारदा दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें सच में बहुत गलत समझा। तुम्हारी सुंदरता देखकर शेखर जी तुम्हारे पास आकर्षित हो रहे हैं। ये देखकर मुझे जलन हो रही थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। मैं सच में बहुत बुरी हूँ। मैंने तुम्हें नीचा दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ा था। मुझे लगता था कि मैं सुंदर हूँ, इसीलिए मैं जो चाहे हासिल कर सकती हूँ। पर आज मैं समझ गई कि सिर्फ अच्छा दिखना जरूरी नहीं होता, अच्छा होना अच्छा दिखने से ज्यादा जरूरी होता है। मुझे माफ कर दो। तुम्हें तुम्हारी भूल समझ आ गई, यही बात है। अब हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे। मुझे भी माफ कर दो शारदा, मैंने तो तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया है। मैं एक बुरा पति हूँ, पर तुम सबसे अच्छी पत्नी हो। शेखर भी शारदा से माफी मांगता है। कुछ महीनों के बाद शारदा साधु बाबा के वरदान से एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। उसके कुछ दिनों के बाद रूपा को भी एक सुंदर बेटी होती है। अब तीनों बच्चे अपनी दो माँओं और पिताजी के साथ दादी की छत्र छाया में खुशी से रहने लगे। इतने सालों तक शारदा ने जो दुख भोगे थे, वो सब भूलकर उसकी आगे की जिंदगी हंसी खुशी बीतने लगी।